हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का लेसन नंबर 32 हेल्थ एंड हाइजीन का बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, जो बायो का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. We are reading chapter 32 and our next topic is disease. So let's start our topic. A condition that interferes with the normal functioning of the body is called a disease. It can be as mild as a cold, sore throat or as serious as cancer or tuberculosis. तो डिजीज क्या है? तो आप लोग के जो बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा हो उसमें वो आके अपना इंटरफेरेंस करता है, जिससे आपको वीकनेस होता है और भी कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। वो कोल्ड के जैसा छोटा भी हो सकता है, जिसमें आपको सर्दी बुखार लग गया, जुकाम हो गया, आपका इसमें गले में भी सूजन आ सकता है, या फिर सीरियस भी हो सकता है, कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस के जैसा। A disease can strike any part of the body and at any age. In this section, we will discuss some common diseases of the body. Study the figure 32.4 carefully. तो आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में डिजीज हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस किसके बारे में करेंगे, कॉमन डिजीजेस के बारे में जो बॉडी में हो जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे 32.4 फिगर को भी केयरफुली देखेंगे। You have already learned about the non-communicable diseases in relation on life process first and second, and the congenital disease and STIs in the lesson reproduction and heredity respectively. Classify the following diseases on the basis of the above table 32.4. तो आप लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पहले ही पढ़ चुका है लाइफ प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड में, और कॉन्जेनिटल डिजीज और एसटीआईज के बारे में आप लोगों ने लेसन रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी में भी पढ़ लिया है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिजीज को डिवाइड किया गया है। हम लोग इस टेबल को देखते हैं। डिजीजेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। Congenital disease present since birth, acquired diseases develop after birth. तो congenital disease है वो कब होता है? जन्म से ही आप में वो प्रेजेंट होता है, इसको जन्मजात बीमारी भी बोला जाता है। और acquired disease क्या होता है? जो आपके जन्म के बाद आपको बीमारी होती है। acquired disease को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है communicable diseases एंड दूसरा non communicable diseases. communicable diseases कैसा है? Spread from infected person to healthy person. इसमें इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी लग जाता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसमें एक लोग से दूसरे लोग में ये बीमारी नहीं फैलती है। मैरस्मस, एमोबियासिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डेंगू, हेमोफीलिया, ब्लीडर्स डिजीज, अनीमिया, विच वन इज कॉज्ड बाय डाइटरी डेफिशिएंसी। यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज है। आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में। आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस फर्स्ट में डाइटरी डिजीज के बारे में पढ़ लिया है। Here we shall learn about a few communicable and non-communicable diseases of national concern. तो हम लोग यहाँ पे कुछ communicable और कुछ non-communicable disease के बारे में पढ़ेंगे जो एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। Communicable diseases. Communicable diseases spread from one person to another by the entry of pathogens, disease-causing organisms. Pathogens enter our body through various means and they multiply there. They can be transferred from one person to another by direct or indirect contact. जो communicable disease है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये पहुंच जाता है और ये पैथोजन के हेल्प से ट्रांसफर होता है। पैथोजन क्या है? तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हम लोग को डिजीज होती है। पैथोजेंस हमारे बॉडी में बहुत सारे सामान के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी में वो एंटर करते हैं और वहां जाके वो मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते हैं। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, वो डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग में ट्रांसफर हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट मेथड से भी। तो यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डिजीज्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन बीमार है हम लोग उससे क्लोज कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो हम लोग को ये बीमारी डायरेक्टली हो सकती है। और इनडायरेक्ट तरीका क्या है, फोमाइट लाइक बेडिंग, यूज्ड अटेंशन, टॉवल्स एक्सेट्रा। तो फोमाइट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइकली टू कैरी इन्फेक्शन, वैसे ऑब्जेक्ट जो जिसमें इन्फेक्शन कैरी करने की कैरी होते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे कि कोई बीमार पर्सन और उसका जो बेड पे हम लोग जाके सो रहे हैं या फिर उसके बर्तनों में हम लोग उसके बर्तन को यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके टॉवल्स को यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें बीमारी होने की संभावना होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर वो पर्सन जो बीमार है और उसके जो ड्रॉपलेट है उससे इन्फेक्शन हम लोग को लग सकता है थूक की मदद से, वेक्टर लाइक मॉस्किटोज, और जो मच्छर है वो अगर बीमार पर्सन को काट के किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उससे बीमारी हो सकती है। एक्सपोजर टू कॉन्टामिनेटेड ब्लड, और जो ब्लड दूषित है, जो खून दूषित है उससे हम लोग संपर्क में आए तो भी बीमारी होने का चांसेस होता है, और ये डायरेक्ट वे है। कैरियर लाइक हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि जो हाउस फ्लाइज या कॉकरोचेस है उनके हेल्प से भी बीमारी को कैरी किया जा सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, और जो अगर एक माँ अगर इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से तो वो अपने बच्चे को भी वो उनकी बीमारी लग सकती है। थ्रू इनहेलेशन ऑफ एंड इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि हम लोग जो ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड पर्सन का और वो एयर में प्रेजेंट हो और हम लोग उसको इनहेल कर रहे हैं तो भी हम लोग को बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। Do you know, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ म्यूकस that are thrown out when a person is coughing, sneezing or spitting may contain the pathogen. If the person is infected by inhaling the air containing the infected droplets, a healthy person may get the infection. Diseases like cold, influenza, tuberculosis, whooping cough and measles spread through droplet infection. तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे हम लोग को होता है, तो एक अगर बीमार पेशेंट है उसने खांसा या फिर छींक दिया तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो गिर गए और कुछ एयर्स में स्प्रेड हो गए, और हम लोग जो हेल्दी पर्सन उसको इनहेल किए तो हम लोग उसके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को जो इनहेल किए तो हम लोग भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीज होती है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी भी बोला जाता है, हुपिंग कफ और मिजल्स जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है। सेकेंड में डू यू नो के बॉक्स में क्या दिया हुआ है, fomite is any non-living object or substance capable of carrying disease causing organisms and hence transferring them from one individual to another. Fomite could be anything, for example clothing, utensils, plating items and others. तो फोमाइट क्या है कि एक ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसमें डिजीज कैरी करने की कैपेबिलिटी हो और वो उस डिजीज को एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देता है। फोमाइट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि उस जो पेशेंट बीमार है उसके कपड़े, उनके बर्तन, उनके बेड और भी बहुत सारे अलग substances. Under no circumstances should the individual suffering from infection be blamed or stigmatized. It is important to remember that certain infections, for example, the human immunodeficiency virus, do not spread by shaking hands, hugging, and or sharing food. Hence, there should be no hesitation or fear in sharing these activities with HIV-infected individuals. कोई भी इंडिविजुअल जब किसी बीमारी से उस सफ़र कर रहा है तो हम लोग उसे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए और उसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ये हम लोग को याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे भी डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शियस नहीं है, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे कि जो HIV है वो हाथ मिलाने से, हग करने से या फिर फूड को शेयर करने से किसी दूसरे को नहीं होता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और हम लोग को इसमें कोई भी हेजिटेशन या हिचक नहीं रखना चाहिए या फिर डर नहीं रहना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज एक HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ करने में। Here is the table 32.1 which shows some common communicable diseases. So we read them one by one. Name of diseases, its causative agent and mode of transmission, symptoms and prevention and treatment. Amoebiasis caused by
and amoeba histolytica, a protozoan parasite infecting large intestine. Transmission by air, by housefly and cockroaches that may carry the pathogen from the infected person's stool to food, water and thereby contaminate it. तो जो अमीबियासिस है वो कैसे होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म में एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जिसका नाम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। उसके कारण वो लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो वो एयर के थ्रू होता है, हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उनके थ्रू होता है या कॉकरोचेस के थ्रू होता है। वो लोग इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल को फूड तक ले जाते हैं, उसके बाद वाटर और फूड को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। इनकी सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, constipation, cramps, stools with mucus and blood। तो इसमें पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प्स होंगे और जो स्टूल्स है उसमें म्यूकस और ब्लड आएंगे। इनकी प्रिवेंशन क्या है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन, proper sanitary disposal, facial matter, personal hygiene, washing fruits and vegetables before eating, and treatment antibiotics on doctor's prescription। तो हम लोग को खाने से पहले और एक्सक्रीशन के बाद हाथ को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। हम लोग को सैनिटरी डिस्पोजल जो भी फेशियल मैटर उसको अच्छे तरीके से सैनिटरी डिस्पोजल करना चाहिए और हम लोग अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। और जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उसको यूज़ करने से पहले धो लेना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। एस्कैरियासिस, ये सेकेंड डिजीज है, इसमें मेंशन किया गया है, कॉज्ड बाय एस्कैरियासिस lumbricoids roundworm that resides in the small intestine. Transmission, example of the parasite, eggs of the parasite come out along with the feces of the infected person and contaminate soil, water, plants, etc. A healthy person gets infected in the same manner as she gets infected for amoebiasis. Why do you think it is more common in children? तो जो एस्कैरियासिस है वो किसके द्वारा हो सकता है, तो यहाँ पे एक वर्म है राउंड वर्म, उसका क्या नाम है, एस्कैरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो जो पैरासाइट का जो एग्स है वो फेशियल मैटर के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके फेशियल मैटर के साथ बाहर आता है और ये सॉइल, वाटर और प्लांट्स को कंटामिनेट करता है, प्रदूषित करता है। और एक जो हेल्दी पर्सन है वो वैसे इन्फेक्ट हो सकता है जैसे कि एमीबियासिस से एक पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा है। और आप लोग अब ये सोचो कि जो एक बच्चे उनमें ये जो बीमारी है वो ज़्यादा कॉमन क्यों होता है। हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्रीदिंग, इम्पेयर्ड डाइजेशन, colic pain and blockage of intestinal passages. In children may lead to retarded physical and mental growth. And here is the figure of male and female ascariasis. तो इसमें इसके जो लक्षण है वो क्या है, इसमें मसल्स में पेन होंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगा और डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, कॉलिक पेन होता रहेगा और जो इंटेस्टिनल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। और जो चिल्ड्रन है उनमें क्या होगा, तो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं मेल और फीमेल एस्कैरिस वर्म के। इनके प्रिवेंशन क्या है, सेम एज एमीबियासिस। तो जैसे एमीबियासिस का प्रिवेंशन है वैसे इसका भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, एंटी हेलमिंथिंग ड्रग्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और ये जो ड्रग है वो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको यूज करना है। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, इट कंप्लीट इट्स life cycle in two hosts, human and mosquito. Transmission by the bite of an infected female Anopheles mosquito. Malarial parasites multiply within the red blood corpuscles, RBCs of human blood and increase to enormous numbers. So the RBCs rupture and the toxin produced by the parasite is released in the blood. तो मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है और ये अपने लाइफ साइकिल दो होस्ट के हेल्प से करते हैं, एक ह्यूमन और एक मस्क्यूटो के हेल्प से। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये जब एक जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो है वो एक इन्फेक्टेड होती है और वो एक हेल्दी पर्सन को काटती है तो उसे मलेरिया हो जाता है। और जो मलेरिया पैरासाइट्स है वो क्या, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी में मल्टीप्लाई होते हैं ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड इंक्रीज टू एनॉर्मस नंबर्स, और वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बड़े नंबर में बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुना
उनका बढ़ोतरी होने लगता है, और जो आरबीसी है वो ह्यूमंस का रप्चर हो जाता है, उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं जो कि पैरासाइट्स के लिए बिल्कुल अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है। हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे। Fevering and high fever which occurs at regular intervals accompanied by headache and nausea. Fever may last for 6 to 10 hours after the fever sweating starts and the temperature falls. इसमें सीवरिंग होता है मतलब शरीर कांपता है और हाई फीवर हो जाता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स के साथ होते रहता है, और इसके साथ साथ सिर में दर्द होता है और नाजिया वाला फीलिंग आता है। और जो फीवर है वो 6 से 10 घंटा तक रहता है, और जब फीवर के बाद क्या होता है कि पसीना आने लगता है और टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है, फॉल हो जाता है। इनकी प्रिवेंशन क्या है? Eradication of mosquitoes and their larvae by use of kerosene larva eating fish. तो जो मॉस्किटोज के जो लार्वा है तो उनमें कमी कैसे लाया जाए? तो जो लार्वा ईटिंग फिश है उनकी हेल्थ से फिर केरोसिन ऑयल का छिड़काव करके। डोंट अलाउ वाटर टू एक्यूमुलेट इन द सराउंडिंग एरियाज, और आप लोग अपने आसपास पानी को जमा ना होने दो। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट्स, और मच्छरदानी के अंदर सो। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट एट नाइट, और मॉस्किटो रेपेलेंट या मॉस्किटो क्रीम का यूज करो रात में। कवर डोर्स एंड विंडोज विथ वायर मेश, और अपने डोर्स और विंडोज को वायर मेश के साथ कवर करो। ट्रीटमेंट एंटी मलेरियल ड्रग्स ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और जो भी ड्रग्स है एंटी मलेरियल वो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज करो। फिलारियासिस elephantitis is caused by Wucheria bancroft and other worms similar to Ascaris. Transmission bite of the female Culex mosquito. तो फिलारियासिस कैसे होता है? तो Wucheria bancroft एक वर्म है जो कि एस्कैरिस जैसा ही उसके थ्रू होता है, और ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने पे। इनके सिम्टम्स क्या है? Fever in the initial days, the parasites reside in the lymph vessels and cause chronic inflammation of the organ, especially in lower limbs, resulting in enormous swelling of the limbs. तो इसमें इनिशियल डेज में फीवर आते हैं, और जो पैरासाइट्स है वो लिम्फ के वेसल्स में रिसाइड करते हैं, और इससे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी होता है ऑर्गन्स में, स्पेशली लोअर लिम्स में, जिससे कि जो लोअर लिम्स है वो स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। प्रिवेंशन क्या है? सेम एज मलेरिया, जैसे मलेरिया का प्रिवेंशन है वैसे ही इस फिलारियासिस का भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन और डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, और जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे उसी मेडिसिन का यूज करना चाहिए। Dengue fever, breakbone fever caused by a virus transmission. Virus transmission कैसे होता है? By the bite of a female mosquito. AIDS. तो जो डेंगू फीवर है उसे ब्रेकबोन फीवर भी बोला जाता है, और ये वायरस के थ्रू होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीमेल मॉस्किटो इसके काटने पे। इसके सिम्टम्स क्या है? एब्रप्ट हाई फीवर, इसमें हाई फीवर हो जाता है। सीवियर हेडेक एंड पेन बिहाइंड द आई मसल्स एंड जॉइंट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, रैशेस ओवर चेस्ट एंड अपर लिम्स। तो इसमें सीवियर हेडेक मतलब कि बहुत जोर से सर्द होने लगता है, और आंखों के मसल में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, और एपेटाइटिस में आपका लॉस हो जाता है, और आपके जो रैशेस है वो अपर लिम्स और चेस्ट में आ जाते हैं। सिम्टम्स में टर्न इनटू हेमोरैगिक फीवर कॉजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, गम्स एंड स्किन। तो जो सिम्टम्स है उसमें आपको हेमोग्राजिक फीवर भी हो सकता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग आपके माउथ से आएगा, गम से आएगा और स्किन से आएगा। बर्निंग माउथ, सीवियर स्टमक पेन एंड फ्रीक्वेंट वोमिटिंग विद और विदाउट ब्लीडिंग। इसमें आपके माउथ बर्न होंगे, आपके पेट में सीवियर पेन होगा, और आपको फ्रीक्वेंट वोमिटिंग भी होते रहेंगे। वोमिटिंग में या तो ब्लड भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। इनकी प्रिवेंशन क्या है? सेम एज मलेरिया एंड फिलारियासिस, हाउएवर एड्स। तो जैसे आप लोग मलेरिया को प्रिवेंट कर रहे हो, फिलारियासिस को प्रिवेंट कर रहे हो, वैसे ही आप इसको डेंगू फीवर को भी प्रिवेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट, अब हम लोग इसकी ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। डॉक्टर टू बी कंसल्टेड, मॉस्किटो इज एक्टिव ड्यूरिंग daytime and breathes in fresh water. Therefore, clothes which cover the arms and legs protect from during daytime. तो इसमें डॉक्टर से हम लोग को कंसल्ट करना चाहिए, और जो मॉस्किटो है वो डे टाइम में एक्टिव होते हैं और ब्रीड होते हैं फ्रेश वाटर में, इसलिए हम लोग को वही कपड़ा पहनना चाहिए जो हम लोग के पूरे बॉडी को कवर अप कर ले डे टाइम में। ठीक है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो फ्लू है
इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी बोला जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट contact, including infected droplets. These viruses mutate all the time, and as a result, different strains of influenza virus exist. Our immune system needs to fight each new strain in order to provide protection against the virus. You might have heard of H5N1 bird flu virus. तो जो इस इन्फ्लुएंजा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, और ये एक ऐसा वायरस है जो कि क्या करता है, इसकी जो म्यूटेट करने का जो तरीका और जो टाइम है वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें हर एक पर्सन टू पर्सन इसके जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट होते हैं। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, सारे स्ट्रेन को से फाइट करने लगता है, और ये हमें वायरस से प्रोटेक्शन दिलाने में हेल्प करता है। और आपने H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के बारे में सुना ही होगा। इनके सिम्टम्स क्या है, फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, रनिंग नोज, हेडेक, बॉडी पेन, फैटिग। इसमें आपको जो फीवर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकते हैं। इनमें थ्रोट सोर हो सकते हैं, कफ आ सकता है, स्नीज हो सकता है, रनिंग नोज इट मीन्स आपके नाक से नोज़ी निकलेंगे, और हेडेक मतलब कि सिर में भी दर्द होगा, बॉडी पूरा पेन करेगा, और फैटिग भी हो जाएंगे। इनके प्रिवेंशन करने के क्या तरीके हैं, द इन्फेक्टेड पर्सन शुड कवर देयर माउथ एंड नोज व्हेन दे कफ और स्नीज। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको अपने मुंह और अपने नाक को कवर कर लेना चाहिए कफ और स्नीज करते टाइम। द इन्फेक्टेड पर्सन शुड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको पब्लिक प्लेस में नहीं जाना चाहिए, उनसे उनको दूरी बनाए रखना चाहिए। ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड बी टेकन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और जो पेशेंट है इसमें उनको फ्लूइड्स लेने की आवश्यकता है। और मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, और जो फिजिशियन है जिनके द्वारा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया गया वही मेडिसिन यूज करते रहना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस, TB caused by bacteria Mycobacterium tuberculei. It affects bones, lymph node, and most frequently the lungs. जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो TB है, वो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लू के द्वारा होता है। ये हमारे बोन्स, लिम्फ नोड और लंग्स को अफेक्ट करता है। ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेटिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ पेशेंट्स present in their sputum, cough, and sneeze, requires prolonged contact with the patient and therefore is common in crowded and poor living conditions. इनके ट्रांसमिशन होते हैं पेशेंट के ड्रॉपलेट्स के थ्रू, उनके स्प्यूटम, कफ और जो भी स्नीज करते हैं उनके थ्रू, और जब एक हेल्दी पर्सन उनके कांटेक्ट में आता है तो उन्हें भी ये बीमारी लग जाती है। तो ये बीमारी जो क्राउडेड प्लेस और पुअर लिविंग कंडीशंस में जो लोग रहते हैं उनको ये बीमारी तुरंत पकड़ लेता है। इनके सिम्टम्स क्या है, persistent low grade fever and cough, blood in sputum, weight loss, chest pain, excessive fatigue, night swelling, poor appetite। तो इसमें आपको लो ग्रेड फीवर और कफ भी होगा, और आपके थूक में ब्लड भी आ सकते हैं स्प्यूटम में, और इसमें आपकी जो वेस्ट लॉस हो सकते हैं, चेस्ट में पेन हो सकता है, एक्सेसिव फैटिग महसूस हो सकता है, और नाइट में स्वेटिंग आ सकता है, और आपका जो एपेटाइट है वो बिल्कुल पुअर होगा। इनके प्रिवेंशन क्या है, BCG वैक्सीन एट बर्थ, तो जन्म के टाइम में BCG वैक्सीन लगवाना। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम TB शुड बी केप्ट आइसोलेटेड एंड गिवन प्रॉपर मेडिकेशन। तो जो भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं उनको आइसोलेट करना जरूरी है, और उनको प्रॉपर मेडिकेशन देना भी जरूरी है। क्लॉथ्स एंड अटेंसिल्स यूज्ड बाय TB पेशेंट शुड बी रेगुलरली डिसइंफेक्टेड, और जो भी क्लॉथ्स या अटेंसिल्स है जो TB पेशेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है उसे रेगुलर बेसिस पे डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट, रेगुलर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ट्रीटमेंट इज फॉर 6 to 8 months। तो इसमें जो भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको उसका रेगुलर कोर्स करना होगा, और जो ट्रीटमेंट आपका 6 to 8 months तक चलेगा। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन डॉट्स इज एन इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। तो आप लोगों ने डॉट्स का तो नाम सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन, और एक इफेक्टिव वे है ट्रीटमेंट का, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट का। Non-communicable diseases, hypertension, diabetes, and obesity. In the fast-paced
Life that many of us live today, there is a lot of conflict, unhealthy competition, and pressure to make quick money and gain power. This kind of lifestyle generates a lot of stress that leads to anger and frustration. तो हम लोग आज जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत ही फास्ट हो चुका है और इस जीवन में हम लोग का जो भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और हम लोग के ऊपर बहुत सारे प्रेशर है। हम लोग अनहेल्दी जीवन शैली अपना रहे हैं। हम लोग के ऊपर दबाव रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मनी को गेन करने का, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन करने का। और ये जो लाइफ स्टाइल है उससे बहुत सारे स्ट्रेस का जनरेशन होता है और जो कि हमें हमारे एंगर को बढ़ावा देता है, हमारे फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा देता है। In trying to gain mileage in mindless competition, people are likely to neglect their health and suffer from ailments like high blood pressure, also known as hypertension, increased blood sugar, known as diabetes, and many others. Although these diseases have a genetic predisposition, they have started affecting younger age groups due to undisciplined lifestyle. These are known as lifestyle disorders. तो हम लोग कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं और हम लोग बहुत सारे डिजीज से जूझ रहे होते हैं। तो इसमें से एक है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है और एक है इंक्रीज ब्लड शुगर जिसे डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है और भी ऐसी कई बीमारियां हैं। और ये जितने भी बीमारी है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रिजल्ट है और हम लोग ये चीज अपने लाइफस्टाइल के द्वारा भी खुद में जनरेट कर लेते हैं। हम लोग अनडिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो इससे हम लोग को ये डिसऑर्डर हो जाता है और इस डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। कॉजेज, इसके कारण को देखते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, insufficient or no physical activity, no outdoor games, lack of exercise, excessive use of vehicles are some of the factors that are responsible for the above mentioned diseases. तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई भी बाहर जाके गेम नहीं खेलते, ना ही एक्सरसाइज करते हैं, ना ही और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिजीज के कॉजेज है। Eating habits, easily available fast food that is high in fat and sugar in popular food items like burgers, cakes, aerated drinks lead to obesity at young age, can never replace the balanced nutrition provided by the Indian meal of chapatis or rice, pulses and vegetables. तो हम लोग को जो भी इजीली अवेलेबल फास्ट फूड होता है हम लोग जिसमें ज़्यादा फैट या शुगर एडेड होता है जैसे कि बर्गर्स हो गया, केक्स हो गया, एडिटेड ड्रिंक्स हो गया, वो हम लोग के मोटापे को बढ़ावा देता है यंग एज में ही। और ये जो कैंस हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो बैलेंस न्यूट्रिशन जो भी इंडियन मिल्क के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उस चीज़ को वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग जो राइस, पल्सेस या वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें जो मिनरल्स या प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो कोई और रिप्लेस उसको नहीं कर सकता है। टाइप ए पर्सनैलिटी, पीपल हु आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन डूइंग बेटर देन अदर्स rather than doing their best, those who get angry and frustrated easily and are intolerant towards others are more susceptible to lifestyle diseases. तो इसमें क्या है, जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और इस वजह से वो ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट आसानी से हो जाते हैं और वो दूसरे की चीज़ों को तुरंत टॉलरेट नहीं कर पाते, उससे तुरंत सह नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये लाइफस्टाइल डिजीज का सस्पेक्टेबल स्टेज है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज ऑल्सो प्रीडिस्पोज पीपल टू दिस डिजीजेस। और अगर आपके जो फैमिली में अगर किसी को ये डिजीज है जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिजीज है, ये डायबिटीज डिजीज है, तो ये क्या करता है कि पहले ये आपके फैमिली में हो चुका है तो हो सकता है कि ये आपको भी हो जाए। प्रिवेंशन, increased awareness of the reason for lifestyle related disorders, regularly exercise, yoga, meditation। इसमें आपको जागरूकता फैलाना लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसके प्रति आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सब रेगुलर बेसिस पे करना है। अवॉइडिंग जंक फूड एंड इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड वाटर, आपको जंक फूड को अवॉइड करना है और वेजिटेबल्स और वाटर को अपने खाने में इंक्रीज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंक्रीज टॉलरेंस फॉर अदर्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, तो अपने जो भी मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको आप अच्छे से करो, उसके बाद फिर जो भी टॉलरेंस कैपेसिटी आप उसको इंक्रीज करो और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। सेटिंग वंस ओन गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट rather than blindly copying others
और आप लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपना गोल्स को आप लोग सामने लाओ, ना कि आप दूसरे को ब्लाइंडली आप दूसरे को अंधेधुन में कॉपी करते चले जाओ। मोटिवेटिंग पीपल अराउंड यू फॉर प्रैक्टिसिंग द अबव मेंशन्ड हेल्दी हैबिट्स, और ऊपर में जो भी हेल्दी हैबिट्स है उससे आप अपने आसपास के पीपल्स को भी आप मोटिवेट कर सकते हो। इट इज नो सीक्रेट दैट स्ट्रेस ऑफ ओवरवर्क, ग्रीफ, डिप्रेशन कैन डिप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ falling ill. Therefore, we need to learn how to handle stress in life. तो इसमें कोई भी सीक्रेट का बात नहीं है कि जब हम लोग को स्ट्रेस होता है, जब वो काम कर पाती हो या फिर किसी भी आप लोग को डिप्रेशन हो रहा है किसी वजह से, तो हमारे इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कैपेसिटी को डिप्रेस कर देता है, बल्कि हम लोग बीमार भी होने लगते हैं। और इसलिए हम लोग को अपने लाइफ को हैंडल करना चाहिए, आना चाहिए, जो कि हम लोग स्ट्रेस फ्री रह सके। Here is the text question 32.3. Solve all the questions. इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम लोग इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। We are exposed to a large number of disease-causing agents every day. Our body is able to ward off most of these foreign agents. This overall ability of the body to protect itself against the foreign agents, including the disease-causing organism, is called immunity. It is of two types: innate immunity and acquired immunity. तो हम लोग जो हमारा जो शरीर है वो हमेशा किसी न किसी पार्ट में हमारा डिजीज अफेक्ट करते रहता है, और इससे हम लोग अपने आप को फॉरेन एजेंट्स से हम लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते रहता है जो हमारी बॉडी होता है। तो ये जो ओवरऑल एबिलिटी है जो हमारे बॉडी अपने खुद से फाइट करता है प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन एजेंट से, तो इसे क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी। और ये टू टाइप्स का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Innate immunity. Innate immunity is present from the time of birth and provides protection against the entry of any foreign agent into our body. Skin and the mucous membranes prevent entry of foreign agents into the body. Hydrochloric acid in the stomach kills the germs that reach the stomach. White blood cells, WBC, engulf foreign particles and destroy them. तो जो innate immunity होता है वो टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होता है और हमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है, किससे? फॉरेन एजेंट्स को हमारे बॉडी में एंटर करने से उसको प्रिवेंट करता है उसे। और स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। और जो भी हमारा जो स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो क्या करता है? फॉरेन एजेंट्स को हमारे स्किन से एंटर करने में उसको प्रिवेंट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है वो जर्म्स को किल करता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो फॉरेन पार्टिकल्स को जब अंदर पहुंच जाता है तो उसको वो एंगल्फ करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट डेवलप्स ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन बॉडीज डम्प्ड एंटीजेन्स। ईच एंटीजेन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। Antibodies are proteins produced by lymphocytes, a type of WBC. Against specific antigen, antibodies remember and recognize the infective agents that have one attack the body and recognize and kill them when they enter the body again. तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि इसको हम लोग अपने बॉडी में एक बार इसको डेवलप करते हैं, और जो भी फॉरेन बॉडीज हमारे अंदर एंटर करता है उसके रिस्पॉन्स में, और से एंटीजेंस होता है। जो एंटीजेंस होते हैं वो किसी भी चीज को किसी भी डिजीज को वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज है वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स के हेल्प से। लिम्फोसाइट्स क्या है? वो WBC के टाइप है, और वो अपने जो एंटीबॉडीज है वो स्पेसिफिक एंटीजेन का प्रोडक्शन करते हैं, और जो एंटीबॉडीज है वो इन्फेक्टिव एजेंट्स को रिमेंबर करते हैं, और जब वो फिर से हमारे अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। और दिस इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द इम्यून system and is the basis of immunization programs such as against mumps और measles। तो इससे जो मेमोरी है इम्यून सिस्टम का, इसे मेमोरी बोलते हैं इम्यून सिस्टम का, और ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे बेसिस है। और ये कैसे किसके थ्रू हेल्प करता है? तो ये जो मम्स और जो मिजेल्स है, ये जितने जो डिजीज है उसको इसी बेसिस पे हम लोग
अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन डेवलप आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको हम लोग नेचुरली भी डेवलप कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी डेवलप कर सकते हैं। Naturally acquired immunity develops after infection or exposure to a disease. The body develops its own antibodies which remain in the body and provides immunity against the pathogen in the future. तो ये क्या होता है कि इन्फेक्शंस जब हो जाते हैं या डिजीज हो जाते हैं हमारे बॉडी पे, तो हम ये अपना जो एंटीबॉडीज है वो अब खुद से डेवलप हो जाता है और हमारे बॉडी में रहता है, और ये पैथोजन जो फ्यूचर में हम लोग के ऊपर अटैक करने वाले थे उससे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? It can be developed through vaccination. Vaccines are inactivated or weakened pathogens or their products that function as antigens or foreign agents. They activate the immune system, forming memory cells. For example, the immunization against diphtheria, pertussis, and tetanus required booster or repeat doses for providing protection against these infections. और ये वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप किए जाते हैं हमारे बॉडी में, और जो वैक्सीन है वो इनएक्टिव रहते हैं और वीक कर देते हैं पैथोजेंस को और इसके प्रोडक्ट्स को, जो भी वो एंटीजेंस या फिर जो फॉरेन एजेंट्स है वो हमारे बॉडी में जब अटैक करते हैं तो उसको ये वीक करने का काम करते हैं। और ये जो इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स को एक्टिव कर देते हैं इम्यून सिस्टम के। और जैसे कि जो इम्यूनाइजेशन है डिप्थीरिया और पर्टुसिस और टिटनेस के अगेंस्ट, तो हम लोग को इसके अगेंस्ट रिपीट डोज को लेना पड़ता है, मतलब कि इंजेक्शन का रिपीटेशन करना पड़ता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी एक्टिव और पासिव, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक्टिव भी हो सकता है और पासिव हो सकता है। हेयर आर द बॉक्सेस which shows active immunity and passive immunity. होस्ट डेवलप्स एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस, और जो होस्ट है वो एंटीबॉडी पैथोजेंस के अगेंस्ट में डेवलप कर लेते हैं। इसमें पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज और गिवन, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इट टेक्स सम टाइम टू शो द रिस्पॉन्स, और ये कुछ टाइम लेता है रिस्पॉन्स को शो करने में, और प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन। और पैसिव इम्यूनिटी में जो प्रोटेक्शन है वो तुरंत प्रोवाइड करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल बीसीजी फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियो, तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, बीसीजी और ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो। जो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस या पोलियो में जो बीसीजी का टीका लगाते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी है। Mother's milk in the initial 1 to 2 days, also known as colostrum, is considered very essential for newborn infant. Do you know why it contains abundant maternal antibodies to protect the infant? It provides quick immunity. जो माँ का दूध होता है वो बच्चों को 1 से 2 दिनों में ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है जो कि न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज के अगेंस्ट। ये क्विक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन, you are aware of various immunization programs that are run by the government for the general public, especially for the pregnant women, infants and children. Table 32.2 below illustrates the primary immunization program for a newborn baby and the subsequent booster doses. Immunization is given free of cost at all government dispensaries and hospitals. Ask your parents about the vaccines given to you and your sibling during childhood and listen to them. तो आप लोग वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है जनरल पब्लिक, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए आप उसके प्रति अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। यहाँ पे टेबल 32.2 में इलस्ट्रेट किया गया है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए बूस्टर डोजेज है, और जो इम्यूनाइजेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है या फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल में। और आप अपने पेरेंट्स से पूछिए अपने वैक्सीन के बारे में, या फिर जो आपके सिबलिंग्स को चाइल्डहुड के टाइम में दिया गया और उसको यहाँ पे लिस्ट कीजिए। यहाँ पे आपका टेबल 32.2 दिया गया और इसमें आपके देखना है, इससे मैच करना है, ठीक है। The timing, sequence and frequency of the immunization should be followed as detailed in the chart above. तो जो भी टाइमिंग है या फिर जो सीक्वेंस या फ्रीक्वेंसी इम्यूनाइजेशन का उसको फॉलो करना चाहिए जो इस चार्ट में डिटेल से दिया गया होता है। आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे से उसको कंपेयर करना है। इफ द चाइल्ड हैज incomplete or delayed immunization, give them free important reasons to get their child immunized on time. तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है।
Here is the in-text question 32.4. Try to solve in-text question 32.4. अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को कवर किया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड। और इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी कोई क्वेश्चन आंसर हो या फिर कोई टॉपिक हो। थैंक यू एवरीवन।